हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखें, हमने 2 लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के देखे थे। फर्स्ट लेक्चर में हमारा इंट्रोडक्शन था, व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट एंड क्या हम स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। दूसरे लेक्चर में हमने बताया था स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में हमने देखा कि स्ट्रेस एक ऐसी रेजिस्टेंस है मटेरियल में जब उसमें कुछ एक्सटर्नल लोड लगता है, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये डेवलप होगा किस मैनर में आपका लोड लग रहा है। द मैनर ऑफ लोड मे बी पुल, मे बी पुश, मे बी आपका मूवमेंट, मे बी ट्विस्ट, मे बी शेयर। तो उसके हिसाब से आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आए थे। एक था आपका नॉर्मल स्ट्रेस, जिसमें हमने पहला स्ट्रेस कवर कर लिया था, दैट इज एक्सियल स्ट्रेस। तो एक्सियल स्ट्रेस बेसिकली कब लगता है, जब आपका एक्सिस के अलोंग या हम एक्सियल डायरेक्शन में जब लोड अप्लाई करते हैं तो उसके कारण जो स्ट्रेस लगता है उससे बोलते हैं आपका दैट इज एक्सियल स्ट्रेस। और एक्सियल स्ट्रेस 2 टाइप का होता है, एक होता है टेंशन और एक होता है कॉम्प्रेशन। इसका वेरिएशन हमने देखा था कि जो इसका वेरिएशन होता है किसी एक क्रॉस सेक्शन में कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। ये जैसे आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, दैट इज डी ए एरिया है, और दिस इज होल एरिया दैट इज ए, एंड दिस इज ए स्मॉल एरिया लाइक दिस इज डी ए। सो द वेरिएशन अगर थ्रू आउट द सेक्शन इसका देखें, थ्रू आउट द सेक्शन दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर। अभी क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो सकता है, अभी तो आपको कुछ डिफरेंट शेप का दिख रहा है। आपका क्रॉस सेक्शन कैसे होते हैं, लाइक रेक्टेंगुलर, लाइक स्क्वायर, सर्कुलर, हेक्सागोनल, ट्रायंगुलर। तो ये डिफरेंट आई सेक्शन, टी सेक्शन, डिफरेंट टाइप के सेक्शन आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो अब देखें, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। अगर इसमें मैं देखना चाहूँ इसकी थ्रू आउट सपोज जो डेप्थ है दैट इज डी, डी इज द डेप्थ ऑफ दिस सेक्शन। ओके, सो थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द सेक्शन द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस, जिसको मैंने बाद में 2 नाम से बोला था। एक तो मैंने इसी को बोल दिया था डायरेक्ट स्ट्रेस, और इसी को एक नाम और दिया था आगे, सिंपल स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस तब बोलेंगे जब आपका ओनली क्या लगे, कंसेंट्रिक लोड लगे, कंसेंट्रिक लोड, यानी कि द लोड पासेस थ्रू दिस सीजी ऑफ द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द मेंबर, तो उसे बोला जाता है कंसेंट्रिक लोड। और उस टाइम पे जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं, और अगर वो एक्सियल डायरेक्शन में लोड लगे तो तब आपका यानी एक्सियल डायरेक्शन में लगे और सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो। एक्सियल डायरेक्शन आप जानते हैं दैट इज अलोंग द एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, और सेंट्रोइडल एक्सिस जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होते हुए एक्सिस जाती है। जनरली सेंट्रोइडल एक्सिस और जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है वो बहुत केसेस में क्या होती है आपकी, दैट इज कोइंसाइड होती है। अब आपका जो सिंपल स्ट्रेस है, मैंने क्या बोला था, सिंपल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होते हैं जो कि थ्रू आउट द सेक्शन एक तो यूनिफॉर्म होंगे एंड साथ ही क्या होंगे आपके, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो आपका ने वेरिएशन देखा तो टॉप में देखेंगे तो मान लो सपोज स्ट्रेस इतना डेवलप हो रहा है, इतना मैग्नीट्यूड, ये दिखा रहा है इतने मैग्नीट्यूड का आपका डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो कितना डेवलप हो रहा था, दैट इज आर बाई ए, वेयर आर इज द रेजिस्टिव फोर्स। फॉर इक्विलिब्रियम के लिए हमने इसी को क्या कर लिया था आपका, पी बाई ए। तो हर एक पॉइंट में यूनिफॉर्म होगा, यानी एक समान रूप से वितरित होगा, एंड क्या रहेगा थ्रू आउट टॉप से लेके बॉटम तक ये क्या रहने वाला है आपका, कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने वेरिएशन देख लिया था। ओके, नाउ इफ इट इज टेंसाइल देन हम यूज करते हैं पॉजिटिव साइन, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, और अगर हमारा कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है और उसके कारण कॉम्प्रेसिव रिएक्शन मिल रही है, देन द स्ट्रेस थ्रू आउट द सेक्शन, यानी कि थ्रू आउट द सेक्शन होने का मीन्स टॉप में, इसके नीचे जो अलग अलग आपकी इसकी लेयर हैं, अलग अलग लेयर हैं, बहुत सारी लेयर, इन सारी लेयर में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो थ्रू आउट क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म होगा, दैट इज नेगेटिव। अगर वो आपका कैसा है आपका, कॉम्प्रेसिव। ये हमारा लास्ट टॉपिक में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, दैट इज एक्सियल स्ट्रेस को हमने देख लिया था, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, और ये किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। अब जो स्ट्रेस में दूसरा टाइप का स्ट्रेस आता है दैट इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेस जो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में, दैट इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखें सेकेंड स्ट्रेस दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस जैसे नाम से पता चल रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, दैट इज स्ट्रेस यानी कि दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। स्ट्रेस बेसिकली है क्या, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस
in a material at a point or cross section due to the bending. अब ये जो बेंडिंग है दैट इज किसके कारण होगी? दैट इज एक्सटर्नल लोड के कारण, या तो एक्सटर्नल लोड, ये बेंडिंग किसके कारण होगी? कॉज्ड बाय एक्सटर्नल लोड और मूवमेंट के कारण. किसके कारण? एक्सटर्नल लोड या मूवमेंट के कारण जो डेवलप होगी ड्यू टू द बेंडिंग इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस. इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस. तो इसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस है, यानी कि इसको समझते हैं कैसे ये इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा. लेट अस सपोज हमारा ये कोई एक मेंबर है, जैसे कल मेंबर था वैसे ही हम एक मेंबर ले लेते हैं लाइक दिस. सपोज ये मेंबर है आपका. अब ये मेंबर क्या हो रहा है? सपोज बेंडिंग से सब्जेक्टेड है. अब बेंडिंग कैसे आ सकती है इसमें? देखें मैंने बताया था एक होता है कंसेंट्रिक लोड. अगर कंसेंट्रिक लोड लगे तो तब बेंडिंग इसमें नहीं आएगी, बिकॉज वो सिर्फ या तो टेंशन डेवलप करेगा या सिर्फ क्या करेगा आपका टेंशन या सिर्फ कॉम्प्रेशन डेवलप करेगा. बट अगर मान लो सपोज इस मेंबर के ट्रांसवर्स एक्सिस के डायरेक्शन में इस तरह से लोड लग जाए, यानी इस ट्रांसवर्स एक्सिस के डायरेक्शन में अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन अगर इसमें लोड लग जाए इस तरह से, तो ये लोड क्या करेंगे आपका इस मेंबर को क्या करने की कोशिश करेंगे? दैट इज बेंड करने की कोशिश करेंगे. अभी किस तरह से बेंड कर सकते हैं? लाइक जैसे इसमें ये लोड आए, दीज आर दी एक्सटर्नल लोड विच इज इन ट्रांसवर्स इन डायरेक्शन. अब ये क्या होगा? ये जो मेंबर है दिस मेंबर टेंड्स टू बेंड. ये मेंबर बेंड करने की कोशिश करेगा लाइक दिस. तो इस तरह से जब ये इसने बेंड करने की कोशिश की तो बेंड करने पे इसके जो फाइबर हैं डेफिनेटली डिफॉर्मेशन को कॉज करेंगे. क्या होंगे आपके? डिफॉर्मेशन. क्योंकि जब भी कोई चीज़ में लोड लगता है, हम डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा? डिफॉर्म. अभी ये जो मेंबर है इस टाइप के मेंबर को अभी हम जो इस तरह से जब ट्रांसवर्स लोड लगता है और नीचे से सपोर्ट लगे हैं तो इसको मैं मान लो एक बीम बोलता हूँ, तो इस तरह से ये बेंड हो गया. अब जब बेंड हुआ तो किसी एक क्रॉस सेक्शन में आपका क्या हो जाएगा? कुछ फाइबर कंप्रेस होने की कोशिश करेंगे और कुछ फाइबर टेंशन में जाने की. यानी कि किसी में आपका जो डिफॉर्मेशन होगा वो कंप्रेस नेचर का होगा और किसी में टेंसाइल नेचर का होगा. तो किसी एक सेक्शन पे क्या स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी डिफॉर्मेशन होता है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा. तो उस टाइप के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं आपका? दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस. तो इस क्रॉस सेक्शन में दैट इज दिस क्रॉस सेक्शन, दिस इज एक्स एक्स. सपोज दिस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन इज लाइक दिस. ये एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन जो मैंने दिखाया ये भी आपका किस टाइप का होगा? लाइक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा जिसकी विड्थ सपोज b है एंड डेप्थ इज d. डेप्थ इज d. तो अब क्या होगा? कुछ फाइबर ना ही आपका टेंशन से सब्जेक्टेड होंगे ना ही कॉम्प्रेशन से. अलोंग द एक्सिस एक ऐसी एक्सिस होगी इस थ्रू आउट द सेक्शन, ठीक है, इस तरह से. तो इसमें एक ऐसा एक्सिस होगी, यहाँ पर कहीं पर एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, जहाँ पर कि ना ही ये मेंबर टेंशन से सब्जेक्टेड होगा ना ही कॉम्प्रेशन से. तो उस एक्सिस को हम बोलते हैं आपका न्यूट्रल एक्सिस. दैट इज नो स्ट्रेस. न्यूट्रल एक्सिस में आपके कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होंगे. दैट इज इट्स नोन एज न्यूट्रल एक्सिस. तो ये आपकी मेंबर की क्या है आपकी? दैट इज न्यूट्रल एक्सिस. इसको मैंने यहाँ पे दिखाया है इन दी ट्रांसवर्स सेक्शन. कहाँ दिखाया है? ट्रांसवर्स सेक्शन में आपका दिखा रखा है. अब इस न्यूट्रल एक्सिस ऊपर अगर इस टाइप के मेंबर, जब आपका मेंबर इस तरह से आपका लोड के कारण इस तरह का शेप बनाता है तो इसे बोला जाता है सैगिंग. क्या बोला जाता है आपका? सैगिंग. यानी ये मेंबर क्या हो गया है आपका? सैगिंग. तो सैगिंग क्या होती है? जब न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट किस में चले जाए आपका? कॉम्प्रेशन में चले जाए, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला पार्ट किस में चले जाए आपका? टेंशन में. तो इस टाइप के, यानी कि यहाँ पे आपको पता है बेंडिंग स्ट्रेस अगेन दो टाइप का होता है. एक तो होता है आपका टेंसाइल एंड एक होता है आपका कॉम्प्रेसिव. देखें जब आपका एक्सियल स्ट्रेस था उसमें जो टेंशन डेवलप हो रहा था दैट इज डेवलप ड्यू टू पुल और कॉम्प्रेशन हो रहा था ड्यू टू पुश.
तो वो अलग अलग लोडिंग कंडीशन में आपका डेवलप हो रहा था टेंशन, पर यहाँ पर टेंशन और कॉम्प्रेशन एक साथ डेवलप हो गया है। तो ऐसे मेंबर जिसमें टेंशन और कॉम्प्रेशन सेम लोडिंग कंडीशन में सेम टाइम पे डेवलप होते हैं, ऐसे मेंबर को बोला जाता है फ्लेक्सुरल मेंबर। क्या बोला जाता है आपका? फ्लेक्सुरल मेंबर। तो बीम एक ऐसा मेंबर है जिसमें टेंशन और कॉम्प्रेशन सेम टाइम में डेवलप होता है ड्यू टू दिस एक्सटर्नली ट्रांसवर्स लोड। तो इसलिए बीम को क्या बोला जाता है? फ्लेक्सर। तो फ्लेक्सर मेंबर क्या है? जिसमें टेंशन भी और कॉम्प्रेशन भी सेम में डेवलप हो। तो ये आपका डेवलप हो गया। अब देखते हैं इस क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे रहेगा। अब देखें इसका अगर थ्रू आउट वेरिएशन देखें तो वेरिएशन कैसे हो जाएगा, अभी आगे देखेंगे कि जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है ये होती है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी एक फाइबर की, सपोज ये फाइबर है या लेयर है, इस लेयर की जो डिस्टेंस है उसको दिखाते हैं y से, जहाँ पर y होता है आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब आपने बेंडिंग इक्वेशन जब देखी होगी तो बेंडिंग इक्वेशन आपने आगे हम इसको प्रूफ करेंगे जब बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम हम पढ़ेंगे। तो m/i इक्वल टू f/y इक्वल टू e/r ये आपने देखा होगा, जहाँ पर m है दैट इज द बेंडिंग मोमेंट डेवलप ड्यू टू दिस एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, f होता है बेंडिंग स्ट्रेस, y होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो f इक्वल टू m/i इंटू हम क्या कर सकते हैं y, यानी कि जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के। इसका मीन्स क्या है कि जैसे जैसे ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बढ़ेगी तो वैसे वैसे आपका बेंडिंग स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो टॉप पे ये बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसी बॉटम की ओर देखें, बॉटम की ओर भी y इंक्रीज होगा और जो बॉटम मोस्ट फाइबर है वहाँ पर क्या हो जाएगा? y मैक्सिमम। तो अगर मैं इसका वेरिएशन अगर आपको दिखाऊं तो वेरिएशन अलोंग दी टोटल डेप्थ ऑफ दी क्रॉस सेक्शन, ये क्या है आपका? क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग डेप्थ में अगर देखें y, यहाँ पर आपको पता है बेंडिंग स्ट्रेस जीरो, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस में बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? जीरो। अब जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा यहाँ पे, दैट इज f। कॉम्प्रेसिव नेचर का है तो कॉम्प्रेसिव मैक्सिमम होगा। अब नीचे की ओर आपका कैसे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है? टेंसाइल। तो टेंसाइल को मैं दिखाने के लिए इधर की ओर दिखा देता हूँ, दैट इज f। कौन से स्ट्रेस? टेंसाइल, ये क्या होंगे? मैक्सिमम। अब देखें धीरे धीरे ये आपके क्या होंगे? यहाँ पर से बढ़ेंगे, थोड़ा बढ़ेंगे, थोड़ा बढ़ेंगे और फिर आपका सबसे मैक्सिमम का होंगे टॉप में। अब इसका वेरिएशन अगर देखें, जैसे आपका वेरिएशन कैसा होगा, इस बेंडिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है? द बेंडिंग स्ट्रेस डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड इसके क्या है आपके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी कोई चीज़ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका मीन्स उसका जो वेरिएशन होता है वो कैसा होता है? लीनियर। यानी कि जो बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन होगा अलोंग द क्रॉस सेक्शन वो कैसा होगा आपका? इस तरह से लीनियर होने वाला है, दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन। जैसे अभी आपने देखा कि जो आपका एक्सियल स्ट्रेस था उसका वेरिएशन कैसा था? कांस्टेंट था, टॉप से लेके बॉटम तक अगर ये क्रॉस सेक्शन है इस टोटल क्रॉस सेक्शन में कांस्टेंट था और शेप उसका बन रहा था रेक्टेंगुलर। यहाँ पर देखें शेप कैसा बन रहा है? ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। और बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन आपने देखा तो ये हो गया आपका दैट इज नेगेटिव कॉम्प्रेसिव एंड पॉजिटिव दैट इज टेंसाइल। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन है। सो दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग के कारण तो ऐसे मेंबर, ऐसा नहीं है कि बीम ही में होगा, किसी भी मेंबर में जो मेंबर क्या होने की कोशिश कर सकती है? बेंड अलोंग इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस। तो बेंडिंग कैसे डेवलप होगी? जब इसके ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि जैसे ये इसका सपोज एक्स एक्सिस है और ये इसका क्या है? वाई एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ये कौन से एक्सिस के अलोंग है? आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये इस तरह से बेंड हो जाएगा। तो किसी एक क्रॉस सेक्शन में मैंने देखा ये क्रॉस सेक्शन कौन सा है आपका? एक्स एक्स। तो ऐसे सारे क्रॉस सेक्शन पर आपका क्या हो जाएगा? बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जहां पर आपका बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा वो सेक्शन कौन सा हो सकता है? जहां पर बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा। जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट जीरो, तो बेंडिंग स्ट्रेस भी जीरो थ्रू आउट दिस सेक्शन। तो ये वाला सेक्शन जो सपोर्ट ए है एंड सपोर्ट बी है, दीज आर नॉट सब्जेक्टेड बाय एनी बेंडिंग स्ट्रेसेस ड्यू टू दिस लोडिंग। ओके, सो ये आपका है आपका बेंडिंग स्ट्रेस। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब बेंडिंग स्ट्रेस वाला चैप्टर पढ़ेगा। तो अभी आपने देखा जो इंटरनल रेजिस्टेंस, क्यों इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है? बिकॉज ये बेंड डिफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। तो किसी एक सेक्शन में
जो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस सेंटर में यानी न्यूट्रल एक्सिस में कुछ डेवलप नहीं हो रहा है क्रॉस सेक्शन के, बिकॉज वहाँ पर वो ना ही वो जो मेंबर है टेंशन से सब्जेक्टेड रहता है, ना ही कॉम्प्रेशन से। तो इससे क्या होगा, जो रिजल्टेंट आपका स्ट्रेस रहेगा वो क्या रहने वाला है, जीरो। तो न्यूट्रल एक्सिस वह पॉइंट होता है जहाँ पर स्ट्रेस क्या होता है, जीरो। अब बात आई कि ये बेंडिंग स्ट्रेस, हमने बेंडिंग इक्वेशन देखा, तो बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो जैसे न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होने का मीन्स कोई भी आपका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का ये आपका लेयर है न्यूट्रल एक्सिस, इस न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी लेयर की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये मैक्सिमम टॉप पर होगी या बॉटम पर होगी। अभी आपको पता है ये आपका सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है, तो सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन होने पे जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है वो आपका क्या रहने वाला है, सेंटर में रहने वाला है, और टॉप और बॉटम दोनों जगहों पे आपका क्या रहने वाला है, आपका इक्वल, दैट इज d/2 और d/2। ठीक है, तो ये आपका हो गया दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस। और ये दो टाइप का होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव, देख लिया एक ही साथ। तो ऐसे मेंबर को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल मेंबर बोलते हैं। तो फ्लेक्सुरल मेंबर वह मेंबर है जिसमें कि टेंशन और कंप्रेशन एक साथ डेवलप होता है। किस तरह से डेवलप हो रहा है, सैगिंग क्या होती है, अगर आपका हॉगिंग हो रही होगी, हॉगिंग के टाइम पर उल्टा हो जाएगा। हॉगिंग क्या होती है, जब न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले फाइबर टेंशन में चल जाए और नीचे क्या चले जाए, कॉम्प्रेशन में, तो उसको बोला जाता है हॉगिंग। हॉगिंग अगर आप समझें तो हॉगिंग क्या होगा, हॉगिंग के टाइम पे जो ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले पार्ट चले जाते हैं टेंशन में और नीचे चले जाते हैं कॉम्प्रेशन में। जबकि सैगिंग में क्या हो रहा है, सैगिंग में न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले पार्ट तो कॉम्प्रेशन में और नीचे क्या चल जाते हैं, टेंशन। सैगिंग को जनरली बोला जाता है कि इसमें आ रहा है ड्यू टू पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। किसका कारण होता है आपका, ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। अभी समझेंगे सब बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, बस अभी थोड़ा बहुत नॉलेज रख लें अपना कि दैट इज नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के कारण हॉगिंग होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया बेंडिंग स्ट्रेस। अब हम थर्ड स्ट्रेस देख लेते हैं। जो थर्ड टाइप का स्ट्रेस आ रहा है दैट इज बियरिंग स्ट्रेस। तो बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, देखते हैं। बियरिंग स्ट्रेस, तो अब देखें नेक्स्ट आपका जो स्ट्रेस आ रहा है थर्ड, जो हमने बताया था, जो नॉर्मल स्ट्रेस का थर्ड पार्ट है। नॉर्मल स्ट्रेस तीन टाइप का होता है, एक होता है एक्सियल स्ट्रेस जिसको हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस, अब थर्ड वन इज बियरिंग स्ट्रेस। तो बियरिंग स्ट्रेस क्या कब डेवलप होता है, व्हेन वन मेंबर इज सपोर्टेड ऑन द अदर मेंबर। तो जब एक मेंबर दूसरे मेंबर पर सपोर्टेड होता है तो आपका उन दोनों मेंबर के जहां पर कांटेक्ट होता है, उन कांटेक्ट पॉइंट पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। लाइक सपोज हम ले लेते हैं, ये आपका है एक सपोज एक कॉलम है, दिस इज अवर सपोज दिस इज ए कॉलम। अब ये कॉलम लेट अस सपोर्ट ऑन दी फुटिंग, ये किस पर सपोर्टेड है आपका, एक फुटिंग पे सपोर्टेड है। तो ये कॉलम इज सपोर्टेड ऑन फुटिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी रहेंगी जब हम आगे देखेंगे। तो अब इसमें जब लोड आया इस तरह से, अब ये जो कॉलम है और ये जो आपका फुटिंग है, दिस इज फुटिंग एंड दिस इज कॉलम। तो जहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट है, तो कॉलम और फुटिंग के कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो आपका स्ट्रेस डेवलप होगा, यानी कि ये इस तरह से यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट पॉइंट में देखें तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट में क्या होगा, चारों ओर से, जैसे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है इस तरह से, मान लो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट इतना है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट इतना है, दिस वन इज द कॉन्टैक्ट एरिया। तो इस कॉन्टैक्ट एरिया में जो इस तरह से स्ट्रेस डेवलप होंगे नीचे से ऊपर की ओर, ये स्ट्रेस जो है ये किस नाम से जाने जाते हैं आपके, बियरिंग स्ट्रेस। ये किस नेचर के होते हैं आपके, दीज आर कॉम्प्रेसिव इन नेचर। किस नेचर में होते हैं, कॉम्प्रेसिव इन नेचर। तो आपने देखा कि जब दो मेंबर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके कांटेक्ट एरिया में जो कांटेक्ट के कारण जो आपका स्ट्रेस डेवलप होता है, उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, बियरिंग स्ट्रेस। तो बियरिंग स्ट्रेस, अब एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज एट द
कॉन्टैक्ट एरिया और एट द बेस ऑफ कॉलम एंड फुटिंग। तो कॉलम ऑफ फुटिंग के बेस में या आपके इसके कॉन्टैक्ट एरिया में जो आपका दैट इज ये इस तरह से कॉन्टैक्ट होगा, दिस इज कॉन्टैक्ट एरिया। तो इस कॉन्टैक्ट एरिया में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका दैट इज बियरिंग स्ट्रेस। तो ये बियरिंग स्ट्रेस था। तो इसको आगे हम जे ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ और मटेरियल में यूज नहीं होने वाला है, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो स्टील स्ट्रक्चर्स में ये ज़्यादा यूज होता है। तो ये था आपका स्ट्रेस का थर्ड पार्ट दैट इज बियरिंग स्ट्रेस। अब देख लेते हैं हम आपका नेक्स्ट दैट इज शियर स्ट्रेस। जो सेकंड बी था हमारा दैट इज शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस बेसिकली आपका क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या था, ड्यू टू दी व्हेन द एक्सटर्नल लोड act in the plane of the member, in the plane। अब प्लेन क्या होता है, अभी देखते हैं प्लेन ऑफ मेंबर, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं दैट इज लोड इज पैरेलल टू दी सेक्शन। पैरेलल टू दी सेक्शन, प्लेन होने का मीन्स जो लोड है वो सेक्शन के क्या है, पैरेलल है। एंड एक्ट डायरेक्टली, डायरेक्टली होने का मीन्स दैट इज प्लेन में उसके क्या हो, आपके पैरेलल हो, ठीक है। एंड एक्ट डायरेक्टली and act directly such that it tends to cut the section। इस पूरी डेफिनेशन को समझते हैं, याद नहीं करनी है, समझना है। हमारे क्या लग रहे हैं, एक्सटर्नल लोड लग रहे हैं एक्ट इन दी प्लेन। अब प्लेन क्या होते हैं, देखें ये मान लो सपोज आपका कोई एक हम एक्सिस ले लेते हैं, 3 एक्सिस ले लेते हैं किसी भी मेंबर की। एक है आपकी एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, एक है आपकी जेड एक्सिस। ओके, तो ये एक्स और वाई में जो आपका प्लेन होता है उसको बोला जाता है एक्स वाई प्लेन। क्या बोला जाएगा आपका, एक्स वाई प्लेन। अब यहां अगर हम देखें वाई और जेड में इस तरह से, तो इस टाइप के प्लेन को क्या बोल देंगे आपका, वाई जेड प्लेन। और अगर z और x में आपका है कोई चीज तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ZX प्लेन। तो ये 3 प्लेन हो गए। ऐसे अगर इस मेंबर को मुझे पूरा करना है तो ये इस तरह से ये एक प्लेन और आएगा, ये ऊपर वाला प्लेन हो गया, एक ये हो गया। अगेन दिस इज YZ प्लेन, अगेन दिस इज इसके पीछे जो है। तो कितने प्लेन हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने प्लेन हो गए आपके, 6 प्लेन हो गए। जैसे माना सपोज ये है, तो इस मेंबर के कितने प्लेन हैं, दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज वाई, दिस इज एक्स वाई, और ये क्या हो गया आपका वाई जेड, इसके पीछे वाई जेड, ऐसे ही यहाँ पर आपका एक्स जेड और ये एक्स जेड। तो इतने प्लेन आपके रहने वाले हैं, दैट इज एक्स जेड। ये ऊपर भी क्या रहने वाला है, एक्स जेड। तो ये क्या कहलाता है आपके प्लेन। अब जो लोड लग रहा है इस प्लेन के क्या लग रहा है आपके अलोंग, यानी कि इसके पैरेलल लग रहा है, ठीक है, पैरेलल टू दी सेक्शन। तो अब क्या होगा, और क्या लग रहा है इसके डायरेक्टली लगने का मीन्स क्या है, प्लेन समझ गए आप कि प्लेन क्या होता है, यानी कि 2 एक्सिस से मिलके जो आपका कोई सेक्शन बनता है उसको क्या बोला जाता है, प्लेन। अब हमारा क्या लग रहा है, मान लो सपोज ये आपका है मेंबर, ये दिस इज आवर मेंबर। अब इस मेंबर में जो लोड लग रहा है वो इस तरह से, लाइक दिस इज द लोडिंग, दिस इज लोड। अब ये लोड क्या लग रहा है, इस कौन से प्लेन के अलोंग लग रहा है, दैट इज सपोज ये इस प्लेन के। इस प्लेन को हम क्या ले लेते हैं, सपोज अगर ये हमारी इस डायरेक्शन में x है, इस डायरेक्शन में y है, और इस डायरेक्शन में क्या है आपकी z है।
तो दैट इज दिस प्लेन इज वाई जेड। ये प्लेन क्या हो जाएगा, यहाँ देखें कौन सा प्लेन हो जाएगा, वाई जेड। ये प्लेन कौन सा हो जाएगा, दैट इज कौन से डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में गया है और वाई डायरेक्शन में गया है। जैसे आप रूम की ओर देखें तो रूम की ओर देखेंगे तो रूम में आपका सपोज ये वॉल है, ये जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड आपको दिखेगा। तो ये बोर्ड आपका कौन सा प्लेन में है, सपोज इसको अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, तो दिस इज इन एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन में है, एक्स वाई। तो यानी कि जो दो प्लेन में होते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर या प्लेन स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर या प्लेन। तो ये आपका प्लेन, एक कोई प्लेन है, इस प्लेन के क्या लग रहा है, पैरेलल, और इस प्लेन को डायरेक्टली क्या करने की कोशिश कर रहा है आपका, दैट इज दिस लोड। ये जैसे ये भी एक के हिसाब से क्या है, लोड है या रिएक्शन है। तो इस लोड के क्या लग रहा है, इस प्लेन के क्या लग रहा है, पैरेलल। तो इस प्लेन को क्या करने की कोशिश करेगा, कहीं भी सेक्शन है, इस सेक्शन ले लो एक्स एक्स, तो इस एक्स एक्स सेक्शन को यह प्लेन यानी एक्स एक्स सेक्शन भी डेफिनेटली कैसा होगा, इस तरह से एक क्या होगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा, ये इस तरह से। दिस इज आवर एक्स एक्स सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन है। तो इस क्रॉस सेक्शन पे जो आपका इंटरनल, अब ये लोड क्या होंगे, जो एक्सटर्नल लोड क्या करने की कोशिश करेगा, एक्सटर्नल लोड इस प्लेन को क्या करने की कोशिश करेगा, कट करने की। कट करने का मीन्स यहाँ पर क्या है, दैट इज डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, डिफॉर्म, लाइक इस तरह से शेयर करने की कोशिश करेगा पैरेलल फोर्स के द्वारा। जब ये पैरेलल फोर्स के द्वारा, तो इसमें एक क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड। यानी कि आपको इस सेक्शन के भी दो पार्ट हैं, जैसे मेरा हाथ है, इस हाथ के दो पार्ट हैं, एक है सुल्टा हाथ, एक है उल्टा हाथ। तो सुल्टा हाथ और उल्टा हाथ में दोनों ओर एक क्या हो जाएगा, इंटर, क्योंकि ये सेक्शन मेरा क्या जाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, कट होने की या ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ओर आपका क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, ये आपका एक रिएक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक रिएक्टिव फोर्स। इस रिएक्टिव फोर्स का नाम जनरली हम टेक्निकल में बोला जाता है क्या आपका, दैट इज शेयर फोर्स। बिकॉज इस क्रॉस सेक्शन के, ये क्रॉस सेक्शन है आपका ए बी सी डी, इस ए बी सी डी यानी कि यहाँ पर जो ये क्रॉस सेक्शन है इस तरह से, यहाँ पर जहाँ पर मैंने कट कर रखा है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, उसको मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। तो ए बी सी डी क्रॉस सेक्शन को, यह जो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड है, इस लोड के पैरेलल लग रहे हैं, और पैरेलल लगने पे इस सेक्शन को कट। तो हमारा जब भी कोई चीज़ डिफॉर्म होने की कोशिश करता है तो हमारा एक रिएक्टिव फोर्स डेवलप होता है। वो रिएक्टिव फोर्स दोनों ओर इस तरह से डेवलप होगा। ये हाथ है मेरा, एक अगर यहाँ की ओर ऊपर की ओर लग रहा है तो यहाँ की ओर क्या लगेगा, ये इस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं आपका, शेयर फोर्स। ये कैसा होता है नेचर में आपका, कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ये दोनों ओर क्या होंगे, दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो क्रॉस सेक्शन है एक्स एक्स, इस क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स में जो शेयर फोर्स है, सपोज शेयर फोर्स मैं ले लेता हूँ, या रिएक्टिव फोर्स V ऊपर की ओर है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि उसके राइट ऑफ द सेक्शन में, यानी उल्टा हाथ और उल्टा हाथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज शेयर फोर्स डाउनवर्ड। ये ऊपर की ओर होगा तो यहाँ की ओर क्या हो जाएगा आपका, शेयर फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यही चीज को क्या बोलते हैं आपका, शेयर फोर्स। तो ये जो शेयर फोर्स डेवलप हो रहा है, ये तो आपका इंटरनल फोर्स है। अब आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। शेयर फोर्स क्या होता है, दैट इज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये रिएक्टिव फोर्स क्यों डेवलप हुआ, सबसे पहले देखें डेफिनेशन पर आ जाए। कोई एक मेंबर है, इस मेंबर के जब जो लोड है उसके प्लेन, किसी प्लेन पे लगे, ठीक है, और इस प्लेन के पैरेलल वो फोर्स हो, तो पैरेलल फोर्स के कारण जो ये किसी क्रॉस सेक्शन पे एक रिएक्टिव फोर्स डेवलप होता है, वो रिएक्टिव फोर्स जनरली किस नाम से जाना गया है अभी, शेयर फोर्स। ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होने का मीन्स दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसको समझने के लिए मैंने एक आपको एग्जांपल बताया हाथ का, दैट इज एक कोई क्रॉस सेक्शन है एक्स एक्स, तो उल्टा हाथ आपका हो गया लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, उल्टा हाथ हो गया राइट ऑफ द सेक्शन। तो जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेक्शन में अगर आपका ये ऊपर की ओर है इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड V है, तो जस्ट राइट ऑफ द सेक्शन में ये शेयर फोर्स डाउनवर्ड होगा,
और इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर डायरेक्शन क्या रहने वाली है किसी सेक्शन में अपोजिट। तो ये हमारा है शेयर फोर्स। अब हमने देख लिया तो शेयर फोर्स हो गया इंटरनल। इंटरनल फोर्स क्या है आपका, दैट इज शेयर फोर्स या रिएक्टिव फोर्स जो है अपॉन एरिया, जिस एरिया में ये लग रहा है। दिस एरिया इज सपोज ये एरिया ये है, ये एरिया में, ठीक है। तो दैट इज V अपॉन एरिया ए। तो दिस इज नोन एज शेयर स्ट्रेस। ये डायरेक्टली आपका उसको कट करने की कोशिश कर रहा है और उसके डायरेक्टली पैरेलल लग रहा है सेक्शन के, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया है आपका डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेस के बारे में मैं आपको 2-3 और इंपॉर्टेंट, अब डेफिनेशन आप समझ गए, कुछ नहीं है। अभी तक जो आपका इससे पहले जो फोर्स लग रहा था एक्सियल स्ट्रेस में, उस एक्सियल स्ट्रेस कैसा डेवलप हो रहा था, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और वह उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो एक्सटेंड कर दे रहा है या कॉम्प्रेस कर दे रहा है। बेंडिंग स्ट्रेस क्या कर रहा है, बेंड करने की कोशिश, जबकि ये क्या कट करने की कोशिश करेगा, कट करने की कोशिश करेगा। कट करने का मीन्स दैट इज दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये इस तरह से, जैसे ये है, ये इस तरह से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ब्रेक, ठीक है, यानी कि पैरेलल। जैसे आप किसको कट करते हैं, कोई सब्जी कट करते हैं, तो सब्जी को इस तरह से कट किया आपने, जैसे आलू कट किया, तो आलू को कट किया तो आपने फोर्स कैसे लगाया, उसके पैरेलल लगाया, तो आलू दो पार्ट में इस तरह से बढ़ गया। तो जो आलू ने जो भी रेजिस्टेंस दिखाया होगा जब आपने चाकू से उसको कट किया होगा, तो वह एक रिएक्टिव फोर्स जो डेवलप हुई है दैट इज शेयर फोर्स। और वो जिस पर यूनिट एरिया में हुआ है उसको बोलते हैं आपका दैट इज शेयर स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेस के बारे में कुछ और पॉइंट समझते हैं। ये डेफिनेशन कुछ नहीं है। एक्सटर्नल लोड एक्ट इन द प्लेन, प्लेन हम समझ गए एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ठीक है। तो तीन प्लेन अगर थ्री डायमेंशनल है तो तीन आपको पता है अपोजिट फेसेस होंगे उसके, एक फेस यहाँ होगा तो दूसरा फेस यहाँ होगा। उसको समझते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा। और तो कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर होते हैं, तो कैसे, अब जो ये शेयर स्ट्रेस होता है ये क्या होता है, दैट इज कंजुगेट नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं कंजुगेट नेचर के, जरा देखते हैं, 1 मिनट। ओके, सो हमारा सपोज शेयर स्ट्रेस के बारे में देखते हैं कि शेयर स्ट्रेस कैसे आपका कंजुगेट होता है, यानी कितने आपके कंपोनेंट डेवलप होते हैं शेयर स्ट्रेस के। सपोज ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है, और ये क्या है आपका जेड एक्सिस है। अब हमारे पास सपोज कोई एक मेंबर है, ये मेंबर इस तरह से सपोज ये इस तरह से एक मेंबर है। अब इस मेंबर में सपोज शेयर स्ट्रेस लग रहे हैं, यहाँ पर ऊपर की ओर सपोज लग रहा है आपका इस प्लेन में। ये प्लेन कौन सा है, इस प्लेन को क्या बोल देंगे, दैट इज कहाँ है, कौन से डायरेक्शन में गया है। देखें इस प्लेन को अगर बात करेंगे तो कौन से डायरेक्शन में, वाई और जेड। तो ये प्लेन क्या हो जाएगा, देखें वाई जेड प्लेन। तो मैं इसके डायरेक्शन डिस्टेंस भी लिख लेता हूँ। सपोज ये डिस्टेंस है आपकी, इसको कैपिटल वाई कर लेते हैं, ये कैपिटल वाई है, दिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस इज कैपिटल जेड, तीन एक्सिस हैं। सपोज ये आपकी है वाई डिस्टेंस, ये सपोज है आपकी एक्स डिस्टेंस, और ये आपकी है इधर की ओर आपकी दैट इज जेड डिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक जेड डिस्टेंस है मेंबर की, यहाँ से लेके यहाँ तक वाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है। अब यहाँ पर ये आपका ये क्या लग रहा है, इस प्लेन में एक शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। सपोज दिस शेयर स्ट्रेस को मैं देख लेता हूँ इस प्लेन में टाउ वन कितना दिख रहा है आपको, टाउ 1। अब दूसरे प्लेन में इसके अपोजिट फेस में, ये फेस से इसका अपोजिट फेस कौन सा है, ये वाला, इस फेस में जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अभी हमने देखा दैट इज टाउ 1 डैश हो गया, सपोज टाउ 1 डैश। ऐसे ऊपर वाले फेस है, इस ऊपर वाले फेस में सपोज ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज इस तरह से, इसको मैं नाम दे देता हूँ दैट इज टाउ 2। अब ऐसे इसके नीचे वाले फेस में ये इस तरह से लग रहा है सपोज टाउ 2 डैश। तो कैसे लग रहे हैं एक बार फिर से देख लें। ये प्लेन है, इसको आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ इसको ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैं इसको बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली दिख जाए। सपोज ये प्लेन है, ये आपके तीन एक्सिस हैं, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब आपका सपोज हमारा कोई एक मेंबर है,
ये, ठीक है, ये एक्सिस है, ये मेंबर है इसके, ठीक है। इस मेंबर का सपोज ये जो लेंथ है दिस इज वाई लेंथ, ये कितनी लेंथ है, वाई लेंथ है, ये लेंथ है जो आपकी जेड लेंथ है, और ये जो लेंथ है इस डायरेक्शन में वो क्या है आपकी एक्स लेंथ है। इस मेंबर की इतनी लेंथ है। अब इस मेंबर के जो आपके इस फेस में है, ये फेस कौन सा हो जाएगा बताएं, ये फेस या ये आपका जो प्लेन है, ये प्लेन कौन सा हो जाएगा, देखें कौन से डायरेक्शन में गया है, वाई में और जेड में, तो वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन में जब वो शेयर स्ट्रेस लग रहा है आपका ऊपर की ओर, दैट इज टाउ 1। इसके अपोजिट फेस में जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है दैट इज टाउ 1 डैश। ऊपर वाले फेस में जो लग रहा है दैट इज टाउ 2, और नीचे वाले फेस में जो लग रहा है दैट इज टाउ 2 डैश। तो ये है। अब देखते हैं इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है कि शेयर स्ट्रेस इस फेस में, इस फेस में, इस फेस में और इस फेस में लग रहे हैं, चार फेस में। तो अब देखते हैं शेयर स्ट्रेस। तो अगर हम बात करें फॉर इक्विलिब्रियम, इस मटेरियल के या इस बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए आपको पता है समीशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये क्या है, स्ट्रेस है। अब आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू सबको पता है, एक अभी हमने देखा दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। टाउ 1 क्या है, टाउ 1 इज द स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। टाउ किस जो शेयर स्ट्रेस है उसके लिए जो सिंबल होता है वो क्या होता है, टाउ। क्या बोलते हैं इसको, दैट इज टाउ। तो ये जो शेयर स्ट्रेस है टाउ। अब हम देख रहे हैं फोर्स एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस इतना लग रहा है तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। कितने एरिया में लग रहा है, देखें टाउ 2, एरिया कितना है एक्स इंटू जेड। ये कितना है, दिस इज जेड, तो एरिया कितना हो जाएगा एक्स इंटू जेड। तो टाउ 2 इंटू एक्स इंटू जेड, टाउ 2 इंटू एक्स इंटू जेड। ये इधर की ओर लग रहा है तो जो इधर की ओर लगेंगे वो पॉजिटिव, जो इधर की ओर लगेंगे वो क्या हो गया आपके नेगेटिव। अब दूसरा कौन सा फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में एक ये लग रहा है स्ट्रेस टाउ 2 डैश, इसकी डायरेक्शन यहाँ को है और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया भी जेड इंटू एक्स। तो इसका एरिया भी, ये भी कितनी है दूरी, दैट इज एक्स। तो कितना हो जाएगा माइनस टाउ 2 इंटू एक्स इंटू जेड इक्वल टू 0। एक्स जेड कॉमन ले लेंगे तो टाउ 2 डैश, तो टाउ 2 माइनस टाउ 2 डैश इक्वल टू 0, या टाउ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टाउ 2 डैश। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट सपोज। अब मैं ले लेता हूं दूसरी इक्वेशन, समीशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। समीशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो वाई में क्या लग रहा है, देखें फोर्स स्ट्रेस लग रहा है टाउ 1, एरिया कितना हो गया, एरिया कितना हो जाएगा वाई इंटू जेड। कितना हो जाएगा वाई इंटू जेड, ये वाला एरिया वाई इंटू जेड। ये जो एरिया होगा इस प्लेन का क्या होगा वाई इंटू जेड। ये ऊपर की ओर लग रहा है, जो ऊपर की ओर लग रहा है वो पॉजिटिव, जो नीचे की ओर लग रहा है वो नेगेटिव। अब इस फेस में देखें कितना फोर्स डेवलप होगा, नीचे की ओर स्ट्रेस, स्ट्रेस इज टाउ 1, नीचे की ओर लिया है तो माइनस साइन, माइनस साइन क्यों है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और कितना एरिया हो जाएगा अगेन, दिस इज जेड एंड ये कितना है आपके पास जेड, और ये कितना है दैट इज वाई। तो कितना हो जाएगा जेड इंटू वाई इंटू जेड इंटू वाई, तो इक्वल टू 0। तो जेड वाई आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ से पता चल गया कि टाउ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया टाउ 1 डैश। तो इक्वेशन नंबर 2 ये चीज़ हो गया। एक थर्ड इक्वेशन और होती है हमारे पास, वो थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है आपके पास, ये तो है पहली इक्वेशन, ये है आपकी दूसरी इक्वेशन इक्विलिब्रियम, ये हमारे सपोज फर्स्ट रिलेशन निकल गया, ये हमारा सेकंड रिलेशन निकल गया। अब थर्ड देख लेते हैं, थर्ड इक्वेशन से समीशन ऑफ मोमेंट ले लेता हूं मैं इस पॉइंट के अबाउट, इन फोर्सेस का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेता हूं, दैट इज समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड इक्वल टू 0। जेड के अबाउट क्या ले लेता है 0 ले लेता है मोमेंट। तो अब देखें फोर्स क्या है आपका, क्या कौन सा फोर्स होगा, ये टाउ 1, देखें टाउ 1 इंटू ये एरिया कितना है वाई जेड, डिस्टेंस कितनी है इसकी, इस फोर्स की, ये जो फोर्स डेवलप होगा इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इज एक्स। डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, इस फोर्स की यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज एक्स इंटू एक्स। अब दूसरा फोर्स है आपका टाउ 2,
इनटू इसका एरिया कितना है एक्स जेड, एरिया कितना है एक्स जेड, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज एरिया है एक्स जेड, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगेन इसकी, दैट इज वाई। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये फोर्स ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है वाई। जैसे इसकी इस प्लेन में जो फोर्स लग रहा था, फोर्स की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी इस पॉइंट के अबाउट एक्स परपेंडिकुलर, अब ये जो फोर्स यहाँ लगेगा उसकी डिस्टेंस कितनी होगी वाई, तो इनटू वाई इक्वल टू 0। ये दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज फोर्स, सपोज ये V1 फोर्स है, ये फोर्स क्या है आपका V2, तो V1 यहाँ लग रहा है दैट इज V1, और ये क्या लग रहा है आपका V2, तो V2 इंटू डिस्टेंस y, V1 इंटू डिस्टेंस x। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि टाउ 1 ये XYZ आ गया, टाउ 1 XYZ माइनस टाउ 2 XYZ इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से पता चला टाउ 1 माइनस टाउ 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, दैट इज टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो इन तीनों से क्या चीज पता चल रही है, दैट इज टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2 इज इक्वल टू टाउ 1 डैश इज इक्वल टू टाउ 2 डैश। तो यानी कि जो ये आपका मीन्स की फोर्स रहेंगे, ये स्ट्रेस डेवलप होंगे, ये अपोजिट फेसेस में क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, और दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्योंकि अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसकी डायरेक्शन ये है तो ये एक दूसरे के इक्वल, तो इसी को बोलते हैं दैट इज कंजुगेट स्ट्रेस। तो ये चीज जो दिखाई है, ये चीज क्या बता रही है, दैट इज कंजुगेट स्ट्रेस। तो टोटल कितने कंपोनेंट होंगे वैसे, टाउ 1 टाउ 2, एक ऐसी यहाँ इधर की ओर देखें तो एक और आ सकता है टाउ 3, इस फेस में क्या आ सकता है टाउ 3। तो कितने हो गए टोटल वैसे, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 1 डैश टाउ 2 डैश एंड टाउ 3 डैश हो गए। पर आपको पता है टाउ 1 इक्वल टू टाउ 1 डैश होता है, टाउ 2 इक्वल टू टाउ 3 डैश होता है, टाउ 3 इंटू क्या होता है आपका टाउ 3 इक्वल टू टाउ 3 डैश। तो टोटल वैसे 6 शियर स्ट्रेस के कंपोनेंट होते हैं, पर जो टाउ 1 इक्वल टू टाउ 1 डैश है और टाउ 1 इक्वल टू टाउ 2 है, तो इसलिए आपका ये जो शियर स्ट्रेस होगा वो कितने कंपोनेंट रह जाएंगे, सिर्फ 3 कंपोनेंट रह जाएंगे। तो इसी को बोला जाता है आपका कंजुगेट शियर स्ट्रेस। क्या बोला जाता है आपका कंजुगेट शियर स्ट्रेस, क्या बोला जाता है कंजुगेट। तो इसके लिए मैं नोट्स लिख देता हूँ आप। ओके सो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेंटेंस जो मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने आपको कि शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एडजेसेंट एंड परपेंडिकुलर फेसेस। एडजेसेंट एंड परपेंडिकुलर फेसेस आपको पता है, यानी एक फेस आपका ये था तो एक फेस क्या था आपका ये, तो एडजेसेंट फेस हो गया और एक दूसरे के क्या है आपके परपेंडिकुलर फेस है। यानी कि ये फेस आपका ये है, एक फेस ये था और एक फेस ये था। तो इस एडजेसेंट फेस में इस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये क्या होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर ये टाउ 1 होगा और ये अगर आपका टाउ 2 होगा तो ये इक्वल होंगे। अभी हमने प्रूव भी किया टाउ 1 इक्वल टू क्या हो रहने वाला है टाउ 2, ताकि ये एलिमेंट क्या रहे आपका इक्विलिब्रियम में। सच दैट बोथ द स्ट्रेस पॉइंट इज अदर, कि ये दोनों एक दूसरे की ओर क्या करने चाहिए पॉइंट, यानी कि ये अगर इसकी डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं पॉइंट कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये इधर की ओर तो ये इधर की ओर नहीं होगा, दोनों ओर इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में ये, और क्या होंगे दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड आपका पॉइंट इच अदर। ऐसी दूसरा फेस अगर हम यहाँ देखें, यहाँ की ओर दो परपेंडिकुलर फेसेस और देखें, ये दो परपेंडिकुलर फेसेस हैं ये, तो यहाँ अगर नीचे की ओर क्या लग रहा है टाउ 1 डैश और ये इधर की ओर क्या लग रहा है टाउ 2 डैश, तो टाउ 1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा आपका टाउ 2 डैश। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने बताई कि टाउ 1 डैश इक्वल टू टाउ 2 डैश होगा एक दूसरे की ओर फेस, और उसको हमने प्रूफ भी किया अभी, और टाउ 1 इक्वल टू क्या होगा आपका टाउ 2। ऐसे अगर ये तीसरा होगा वाले फेस में, ये ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा आपका टाउ 3, ठीक है इस फेस में, तो उधर की ओर क्या होगा आपका टाउ 3 डैश, तो वो भी क्या रहने वाला है आपका इक्वल रहने वाला है। तो ये एडजेसेंट फेस में ये हमेशा ध्यान रखें, तो टाउ 3 अब ये इसके और वाले फेस में, तो ये आपका हो गया दैट इज शेयर स्ट्रेस, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। अब हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। तो इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस क्या होता है जरा देखते हैं। इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस दैट इज, जैसे नाम से पता चल रहा है इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, तो व्हेन
लोड इज नॉट, कौन सा लोड, एक्सटर्नल लोड, नॉट एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द प्लेन ऑफ द एलिमेंट, प्लेन ऑफ द structure, plane of the structure, but its component cause the tangential force, then the internal resistance, then the internal resistance per unit area is known as indirect shear stress, तो अब क्या होने वाला है कि आपका ये, जैसे एक एग्जांपल जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये सपोज आपने ये एक आपका क्या है, दैट इज बॉडी है, इसको ये वाला फेस दिखेगा नहीं आपको, ओके। सो अब इसमें लग रहा है एक डायरेक्ट लोड, सपोज फोर्स P। अब देखें इस फोर्स P के ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, सपोज इसका एरिया है A, तो इस एरिया A के आप देखें, इस एरिया A के ये लोड क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर, तो इसके कारण कोई भी क्या डेवलप नहीं होगा आपका, दैट इज शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं होने वाला है, क्योंकि लोड क्या लग रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन पर अगर मैं कोई दूसरा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लूँ x जगह पे, तो वहां पर भी डेवलप नहीं होगा। पर मैं लेटस एक प्लेन कट करता हूं इस तरह से, एक प्लेन कट किया मैंने इस तरह से, सपोज दिस प्लेन इज ए प्लेन कट किया, तो इस प्लेन को कट करते ही एरिया मुझे कैसा दिखेगा, देखें इस प्लेन को कट करते ही मुझे एरिया कैसे दिखेगा, दैट इज इंक्लाइंड। कैसा एरिया दिखेगा, इंक्लाइंड एरिया दिखेगा। सपोज ये एरिया कितना है आपका A', इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपका। तो मैंने कट किया जब, तो कट करने पे मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ये इस तरह से कट किया हुआ है, ये प्लेन आपका क्या है, दैट इज ए प्लेन है। इस ए प्लेन में जो एरिया होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो एरिया कुछ इस तरह से होगा, देखें एरिया दिखा देता हूं आपको, ये कुछ इस तरह से एरिया दिखेगा, दिस इज एरिया A'। अब देखें ये जो फोर्स P है, इस फोर्स P के इस एक्सिस के अलोंग, जो कि इस प्लेन से, ये जैसे सपोज ये है, इस प्लेन से कितना एंगल में लगा हुआ है, सपोज थीटा एंगल में, कितना एंगल में लगा हुआ है, थीटा। तो जब कोई भी फोर्स, जैसे फोर्स P है, ये फोर्स P है, जब भी कोई भी फोर्स किसी एक इंक्लिनेशन में लगता है, ये फोर्स P है, ये जब किसी एक इंक्लिनेशन में लगता है तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, जहाँ की ओर एंगल होता है वहाँ की ओर होता है आपका कॉस कंपोनेंट P cos थीटा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं आपका P sin थीटा। अब हमारा ये आपका एंगल है, ठीक है, यहाँ से ये थीटा बना रहा है, तो इधर की ओर जो आपका कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग द क्रॉस सेक्शन, वो क्या हो जाएगा P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एक और आपका हो जाएगा कंपोनेंट P sin थीटा। ये P sin थीटा इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, पर ये जो P cos थीटा है, इस फोर्स को बोला जाएगा आपका दैट इज टेंजेंशियल फोर्स। क्या बोला जाता है, टेंजेंशियल फोर्स। और जबकि ये जो P sin थीटा है, इसको बोला जाता है, क्योंकि ये इस क्रॉस सेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको बोला जाता है नॉर्मल फोर्स। तो अब ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, देखें लोड तो आपका लग रहा था परपेंडिकुलर, डायरेक्टली नहीं लग रहा था, पर इसका जो इनडायरेक्ट एक्शन है ऑन एनी अदर सेक्शन विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, जो कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया A से कितने एंगल में इंक्लाइंड था आपका, दैट इज थीटा एंगल में इंक्लाइंड था, तो इधर की ओर P cos थीटा हो गया। तो इस P cos थीटा के कारण, इस P cos थीटा जो ये फोर्स है, इसका कंपोनेंट है,
इस क्रॉस सेक्शन में जो ये क्रॉस सेक्शन ऐसा बनाया है मैंने, जो ए क्रॉस सेक्शन है, ये इस तरह से, ये इस तरह से आपको इंक्लाइंड दिख रहा है, ये फोर्स लग रहा है इस तरह से P cos थीटा। अब इसका एक रिएक्टिव फोर्स डेवलप होगा अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज R। इस तरह से एक रिएक्टिव फोर्स डेवलप हो गया R। तो ये जो R है इक्विलिब्रियम के लिए R भी किसके बराबर होगा, दैट इज P cos थीटा। तो इस R, ये जो P cos थीटा है, इस टेंजेंशियल फोर्स के कारण जो डेवलप हो रहा है पर यूनिट एरिया को ही आप इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस बोलेंगे, दैट इज P cos थीटा अपॉन एरिया कितना है इसका, दिस एरिया इज A डैश। ये एरिया कितना है, A डैश। अब A डैश और A के बीच में क्या रिलेशन है आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये एरिया आपका A, ठीक है, ये एरिया है आपका A डैश, दिस इज एरिया A, दिस इज एरिया A डैश। ये एंगल कितना है सबको पता है, इस A से इस A डैश का एरिया है थीटा। ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होने वाला है, थीटा, ये सबको पता है। ये एरिया थीटा एंगल में है ना, तो ये कितना हो गया, थीटा। तो इसका अगर मैं क्या निकालूं, दैट इज A और A डैश के बीच में, तो आप सीधे सीधे लगा सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, A अपॉन साइन थीटा। आपको पता है कि जो साइन थीटा है वो हमेशा लेस देन 1 होगा, तो इसलिए लेस देन 1 होगा तो A डैश हमेशा किससे बड़ा होने वाला है, A से बड़ा होने वाला है, क्योंकि साइन थीटा इज लेस देन 1। क्योंकि साइन थीटा आपको पता है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या रहने वाला है, 1, और लेस देन 1 रहने वाला है, तो आपका A डैश क्या हो जाएगा, A से बड़ा। तो A डैश आपका, तो ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा अपॉन A डैश। तो A डैश को आप कैसे लिख सकते हैं, P cos थीटा अपॉन A डैश। A डैश को लिखते हैं A डैश, ये लोड आपका डायरेक्टली नहीं लग रहा है, इनडायरेक्टली लग रहा है। तो A डैश को कैसे लिख सकते हैं, A डैश को हम लिख सकते हैं कैसे, अभी हमने लिखा A डैश इक्वल टू A अपॉन साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P साइन थीटा ऊपर चल जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, A। अब देखिए P अपॉन A क्या है, ये P है, ये एरिया A है, तो इसको बोलते हैं सिग्मा, जो हमने डायरेक्ट स्ट्रेस पढ़ा था, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज डायरेक्ट स्ट्रेस। ये कौन सा स्ट्रेस था हमने जो आगे पढ़ा था, P अपॉन A, दैट इज डायरेक्ट इस एरिया में P अपॉन A साइन थीटा कॉस थीटा। तो P अपॉन A को क्या लिख सकते हैं आप, सिग्मा। अब इसको डिवाइड बाई 2 कर लो और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या बोला जाता है, साइन 2 थीटा। तो सिग्मा साइन 2 थीटा बाई 2, ये इस प्लेन एरिया में इतना शेयर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। कौन से प्लेन एरिया में, इस प्लेन एरिया में, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाउ। ऐसे ही अगर नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं आप इस प्लेन एरिया में। कहाँ पर निकाला, दैट इज दिस इज शेयर स्ट्रेस एट प्लेन ए, प्लेन कौन से में, ए में। क्या प्लेन एक्स एक्स में कोई शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा, प्लेन एक्स एक्स में कोई शेयर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा ड्यू टू दिस लोडिंग। तो अगर मैं पूछूं टाउ एक्स एक्स, तो टाउ एक्स एक्स क्या होगा, 0, बिकॉज लोड इस एक्स एक्स के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर पैरेलल लगता तब टाउ एक्स एक्स डेवलप होता। तो हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि लोड के कारण जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली इस प्लेन के अलोंग नहीं लग रहा है, हमने कोई दूसरा सेक्शन कट किया तब जाके वहां पर आपका क्या हुआ, शेयर स्ट्रेस। तो इस टाइप का जो शेयर स्ट्रेस होता है इसको बोलते हैं आपका इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, नॉट ड्यू टू द डायरेक्ट एक्शन ऑफ लोड। डायरेक्ट एक्शन ऑफ लोड क्या हो रहा था, जब लोड उसके पैरेलल लग रहा था। अभी इस क्रॉस सेक्शन में जो लोड है वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू इस फोर्स P के कंपोनेंट के कारण। कंपोनेंट कैसे डेवलप होते हैं, जब कोई फोर्स इंक्लाइंड में लगता है तो P cos थीटा, P sin थीटा 2 कंपोनेंट होते हैं, जहाँ की ओर एंगल होता है वहाँ की ओर cos, दूसरी ओर sin थीटा। तो हमने देखा इसको टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये स्पर्शिबल यानी स्पर्श करते हुए जा रहा है। इस एरिया को निकाला, कैसे निकाला एरिया को, सीधे आपका ट्रिग्नोमेट्री लगाई। ये आपका था ए, सपोज ये क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे था, कहाँ पर था, क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे। ये क्रॉस सेक्शन ए डैश कौन से एरिया पे है, दैट इज ए पे। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर ए, दिस इज हाइपोटेन्यूज ए डैश। तो ए अपॉन ए डैश, तो ए डैश निकाला तो ए अपॉन साइन थीटा। हमेशा ध्यान रखें ए डैश बड़ा होगा ए से। तो यहाँ से ये रिलेशन, फिर हमने इसको सॉल्व किया
आपको पता है ये P cos थीटा A डैश में इस तरह से लग रहा है, तो रिएक्टिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम के लिए R इक्वल टू क्या होना चाहिए, P cos थीटा। फिर जैसे ये आपने किया तो इसको सॉल्व करते ही आपका शेयर स्ट्रेस ये डेवलप हो गया। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कंप्लीट हो गया है। तो हमने शेयर स्ट्रेस देख लिया, इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस देख लिया, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब आगे ऐसे ही आपका टॉर्क के कारण भी जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है, एक और इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस किसके कारण होता है, आपका टॉर्क के कारण भी डेवलप होता है। टॉर्क या ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण भी जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो होता है इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। तो आगे इसको देखेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो आज आपको क्या क्या चीज़ पता चली, एक तो वेरिएशन कैसा रहता है बेंडिंग स्ट्रेस का, डायरेक्ट स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा रहता है, बेयरिंग स्ट्रेस क्या होती है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, और कंजुगेट क्यों होता है शेयर स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें के बारे में देखा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। आगे हम अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेन, देन रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।